हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर 29वां लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसका सॉल्यूशन दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से बेहतरीन तरीके से करेंगे, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों को इंक्लूड कर यह मॉडल पेपर 29 आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों इससे पहले 28 मॉडल पेपर हो चुके हैं भाई, और सभी मॉडल पेपर आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आपके एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अगर आपको इसकी राजधानी पूछ ले तो बेराट करना है, बेराट। ये वही बेराट है जो बाणगंगा नदी पर स्थित जयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेराट सभ्यता की बात हो रही है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम पूछे तो विराट नगर था, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। गलती से अलवर मत कर देना, एक क्वेश्चन पूछा गया है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, और उसमें पहला ही ऑप्शन अलवर था, तो अलवर मत कर देना, बेराट है मत्स्य जनपद की राजधानी। अभी आपका कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देता हूं। अलवर ध्यान रखना, राजस्थान में साल्व जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की? साल्व जनपद की राजधानी थी अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे राजस्थान में 4 राज्यपाल है जिनकी मृत्यु दोस्तों पद पर रहते हुए हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे? तो श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है माननीय श्री दरबारा सिंह जी, ठीक है। दूसरा है निर्मल चंद्र जैन, तीसरा है शैलेंद्र कुमार। 3 तो ये हो गए। चौथा कौन है भाई? चौथा है परवा राव। परवा राव नोट कर लेना, परवा राव है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा ये हो गया। इसके अलावा देखें दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित काफी सारे फैक्ट और भी पूछे जाते हैं। 5-7 फैक्ट हैं जो आप सीधे सीधे नोट कर लीजिएगा, वहां से दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो नोट करना, पहला नोट कीजिएगा कि कौन सा राज्यपाल है जो बीकानेर में डूंगर कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संपूर्णानंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये बीकानेर की फेमस कॉलेज है डूंगर कॉलेज, उसके प्राचार्य रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये वही डॉक्टर संपूर्णानंद है जब राज्य में हमारे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही थे। तो इस बात का आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि वह राज्यपाल जो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो उसमें करना आपको एस डी उज्ज्वल। नोट करना, एस डी उज्ज्वल जो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं, है ना। तीसरा नोट करना है वह राज्यपाल जो आरपीएससी का सदस्य भी रहा है, तो उसमें नोट करना रघुकुल तिलक है ना, जो आरपीएससी का क्या रहा है? सदस्य भी रहा है। और ये रघुकुल तिलक है ना, एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा चौथा क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि वह राज्यपाल जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है, तो उसमें करना है बलिराम भगत, ठीक है। बलिराम भगत करना है, ठीक है। चौथा दोस्तों नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्यपाल जो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल रहे हैं, तो ओपी मेहरा। इसके अलावा ओपी मेहरा ही दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बात भी दोस्तों नोट कर लेना। इसके अलावा वह राज्यपाल जो राष्ट्रपति रहा है, तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रहा, जो हमारे माननीय शेखावटी से संबंधित थी। प्रथम राज्यपाल जिसने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था, तो मदन लाल खुराना ने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबके सब फैक्ट मैंने आपको दोस्तों बता दिया हूं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री माननीय दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार, इसके अलावा परवा राव थे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा कंटेंट दोस्तों, ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर दोस्तों बताता होगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ब्रह्मास्त्र कंटेंट केवल दोस्तों आपको Q50 जीके देता है। तो इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइबर कर लेना। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों 90 प्लस स्कोर करवाने की गारंटी दोस्तों Q50 जीके ने ली है, और दोस्तों वो पूरी करवाएगा। अंत तक दोस्तों आपकी जब तक एग्जाम लगती है तब तक कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों आपका भाई आपके साथ खड़ा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमिलित नहीं है। ठीक है ना, सुमिलित है, सॉरी दोस्तों, सुमिलित है, गलती मेरे से भी हो जाती है काफी बार यहीं पर दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट भी गलती करते हैं, तो ध्यान रखना, सुमिलित नहीं है, सुमिलित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले तो चांद बावड़ी है जो आबानेरी हमारे दौसा में स्थित है, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा, यही सुमिलित है। ठीक है ना, और एक गुजर प्रत्यार कालीन दोस्तों स्थापत्य कला का उदाहरण है, और एक किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, तो आपको नोट करना है, तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। कौन कौन सी स्थापत्य कला के लिए, तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी की, तो दोस्तों उदयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण नोट करना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी थी रामरस दे, किसने, रामरस दे ने करवाया था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी थी रामरस दे। ठीक है ना, अगर आपको इसका शिल्पी पूछ ले कि शिल्पी कौन था, मेवाड़, ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, और उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का शिल्पी पूछ ले कौन था, तो नोट करना, नाडू गोड इसका शिल्पी था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, नौलखा बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण मारावल आस्करण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था, प्रीमल देवी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। देखिए मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों बहुत छोटी होती है, उसमें मैं आपको जितना हो सकता ना उतना कंटेंट दोस्तों आपको बताता हूँ। बाकी कंटेंट दोस्तों हमारी कम्युनिटी, हमारे चैनल की जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें दोस्तों मैं बहुत ही बेहतरीन 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों आपको देता हूँ, वहां पर दोस्तों मानने देखने के लाइक दोस्तों कंटेंट देता हूँ, तो वहां पर दोस्तों आप लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं दोस्तों, देखिए जालिबा बावड़ी की, तो दोस्तों जालिबा बावड़ी मामा देव का कुंड और जालिबा बावड़ी, ये दोनों दोस्तों हमारे राजसमंद कुंभलगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि नौलखा बावड़ी है ना, ये कहाँ पर स्थित है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। अगर आपको इसका शिल्पी पूछ ले कि नौलखा बावड़ी का शिल्पी कौन है, तो ध्यान रखना, नोट करना, लीलाधर नौलखा बावड़ी का क्या था, शिल्पी था, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान सुमिलित नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। शीशा और जस्ता की खान है राजपुरा दरिबा, जो दोस्तों कहाँ स्थित है, ये राजसमंद में स्थित है। मैग्नीज की खान है कालाकोटा, ये बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। लोहा एक्स की खान है डावला सिंगाना, जो दोस्तों अलवर में स्थित है। डावला सिंगाना कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, सॉरी झुंझुनू में स्थित है डावला सिंगाना, तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। तांबा की बात करें तो तांबा लीलवाणी की खान नहीं है भाई, लीलवाणी तो हमारी मैग्नीज की खान है जो बांसवाड़ा में स्थित है। कालाकुंटा और लीलवाणी दोनों मैग्नीज की खान है, जो दोनों खान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तांबा की बात करें, तांबा के दोस्तों प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो खोदरीबा इसकी प्रसिद्ध खान है जो अलवर में स्थित है, और खेतड़ी झुंझुनू दोस्तों तांबा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है, खेतड़ी झुंझुनू तांबा। झुंझुनू को तो दोस्तों तांबा जिला भी कहते हैं, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सीसा दस्ता की थोड़ी सी बात कर लेते हो, तो सीसा दस्ता की राजस्थान में सबसे बड़ी खान है जावरमाला, जो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सीसा दस्ता की एक इस नाम से संबंधित मिलती जुलती एक खान हो रहा है राजपुरा दरिबा, ये तो कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। और रामपुरा आगुजा ये भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी सीसा दस्ता की खान है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं, किस नदी की सहायक नदियां हैं ये, तो देखिए माही नदी की, बनास नदी की, साबरमती की, या दोस्तों चंबल नदी की। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए साबरमती नदी है वो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां है। माही नदी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, माही नदी ये दोस्तों दक्षिण की गंगा कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दक्षिण की गंगा। और दोस्तों ये वही नदी है माही नदी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलने वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और इसकी राजस्थान में एंट्री कहाँ से होती है, तो खांडू गांव जो बांसवाड़ा में स्थित है, वहां से दोस्तों इसकी राजस्थान में एंट्री होती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। बात करें हम दोस्तों बनास नदी की, तो वन की आशा के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। और इसके अलावा दोस्तों इसका उद्गम बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों चंबल नदी की, जो चंबल नदी दोस्तों राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाने जाने वाली नदी है, जिसका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों इस पर 4 बांध बने हुए हैं, 4 बांध दोस्तों सबको मालूम है, 4 बांध बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अगर आपको पूछ ले कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम दोस्तों नोट करना, सबसे
पहला बांध बना हुआ है कोटा बैराज बांध। फिर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध। फिर बना हुआ है दोस्तों हमारा राणा प्रताप सागर बांध। फिर बना दोस्तों हमारा गांधी सागर बांध। इनमें गांधी सागर बांध है ना, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में नहीं स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और एक कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध दोनों बांध हमारे कोटा में स्थित है। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां तक देखिए दोस्तों मोबाइल की छोटी स्क्रीन होती है, जहां तक दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं ना, वहां तक दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों आपका भाई आपके साथ दोस्तों जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जितना हो सकता है ना मैं उतना बताता हूं। 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल ही जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक तो जरूर करते जाना। दोस्तों देखिए 24 कैरेट कंटेंट बताने में दोस्तों टाइम लगता है, दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है, और मैं दोस्तों टाइम लेता हूं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने से ही मतलब नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों आसपास का मैटर भी आपको आना चाहिए, आसपास की चीजें भी दोस्तों आप आना चाहिए। अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी दोस्तों आप उसको सोल्व कर दोगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना सीखो दोस्तों, ठीक है ना, जो मैं दोस्तों आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और रीट मुख्य परीक्षा में 90+ स्कोर करवाने के लिए दोस्तों आपका भाई बेटा है, आपके लिए दोस्तों कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमिलित नहीं है। यहाँ पर पूछ लिया सुमिलित नहीं है। फूलवारी की नाल दोस्तों यही सुमिलित नहीं है। ये कहाँ है, ये उदयपुर में स्थित है फूलवारी की नाल, ठीक है भाई। बात करें केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य की, तो धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में 3 वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखना तीनों इंपोर्टेंट है। एक तो है केसरबाग, इसके अलावा है वन विहार, ये भी दोस्तों धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा है रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, ये तीनों दोस्तों इंपोर्टेंट है। कभी कोई सा पूछ लेता है, कभी कोई सा पूछ लेता है, तो नोट कर लेना तीनों कहाँ है, धौलपुर में स्थित है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये दोस्तों हमारे 12 जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 अभयारण्य और है जो प्रसिद्ध है, जो अक्सर एग्जाम में हाईलाइट है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिनसे, एक तो है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, नोट करना है, राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिलों में, एक तो जैसलमेर में, और एक दोस्तों हमारे बाड़मेर में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया था, राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों में, जैसलमेर मरु और बाड़मेर में। इसके अलावा दोस्तों रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, कौन कौन से में, अजमेर में रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, अजमेर प्लस दोस्तों पाली प्लस राजसमंद, इन 3 जिलों में दोस्तों ये अभयारण्य फैला हुआ है, रावली वन्य जीव अभयारण्य, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, चौथी टाइगर रिजर्व राज्य की भूल मत जाना, बूंदी में स्थित है, ध्यान रखना, जुलाई 2021 में घोषित की गई है। और कौन सी है, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य को राज्य की चौथी टाइगर परियोजना घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए देखते हैं, अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बात है। इस सिरोही में स्थित है अचलेश्वर शिलालेख, इस बात का ध्यान रखना। बिचौलिया शिलालेख 1170 का, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया, बिचौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। चीरवा शिलालेख ये गलत है भाई, चीरवा शिलालेख में गड़बड़ कर दिया इसने, ध्यान रखना। चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है, और उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ का है दोस्तों, 1273 ईस्वी का है, और ये उदयपुर का शिलालेख है, चीरवा शिलालेख। तो उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो 1460 ईस्वी का है, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम थोड़ी सी दोस्तों किसकी, बिजोलिया शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नोट करना बिजोलिया शिलालेख के बारे में, चौहान राजवंश से संबंधित है बिजोलिया शिलालेख, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, सोमेश्वर चौहान के समय दोस्तों उत्कीर्ण किया गया बिजोलिया शिलालेख, इस बात का ध्यान रखना। किस चौहान शासक के समय उत्कीर्ण किया गया था बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में, तो सोमेश्वर चौहान। ये सोमेश्वर चौहान कौन था भाई, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे दोस्तों सोमेश्वर चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, उसका पिता था सोमेश्वर चौहान, ध्यान रखना। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम अगर पूछ ले, एक क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, उसकी माता का नाम क्या है, तो कर्पूरी देवी, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख के बारे में कितनी बात होगी, 2 बात। एक तो दोस्तों चौहान राजवंश से संबंधित है, एक सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण करवाया गया। तीसरी बात लिखिए, इसी शिलालेख में दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। किस शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर इसकी प्रशस्तिकार की बात करें तो दोस्तों कौन है, गुणभद्र इसके प्रशस्तिकार हैं, इस बात का भी दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीरवा शिलालेख के बारे में भी, ठीक है ना। 1273 ईस्वी का है, उदयपुर में स्थित है, और मेवाड़ के गुहिल वंश से
संबंधित है दोस्तों। इसका प्रशस्तिकार की बात करें चीरवा शिलालेख के, तो रतन पर्व सूरी, रतन, एक मिनट, रतन पर्व पर्व सूरी दोस्तों, ये क्या थे, इसके कौन थे दोस्तों, इसके प्रशस्तिकार। अगर दोस्तों इसकी शिल्पी की बात करें चीरवा शिलालेख की, तो कौन था, इसके शिल्पी कौन था दोस्तों, तो इसका शिल्पी था देलहन। कौन था, देलहन दोस्तों, ये नोट कर लेना, ये इसका क्या था, शिल्पी था चीरवा शिलालेख का। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। और दोस्तों इसका प्रशस्तिकार कौन था कुंभलगढ़ प्रशस्ति का, तो अत्रि पुत्र महेश इसका प्रशस्तिकार था। इसमें मेवाड़ के राणाओं की वंशावली का वर्णन किया गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर सी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीरवा शिलालेख 1273 उदयपुर का। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका शिल्पी का जरूर ध्यान रखना, इसका शिल्पी है देलहन। कौन था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर दिख नहीं रहा, देलहन, ये इसका शिल्पी था। ठीक है भाई, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 18 अप्रैल 2006 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 5 जून 2006 को, या 12 मई 2005 को। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात का ध्यान रखना। अगर बात करें राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो MD कोरानी, प्रथम सूचना आयुक्त थे MD कोरानी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, MD कोरानी। वर्तमान में कौन है, तो DB गुप्ता, ये इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए सूचना आयुक्त की, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्यपाल द्वारा हम राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है। किसकी सहमति से, मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता और दोस्तों CM द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट की सहमति से, कैबिनेट मंत्री की सहमति से दोस्तों हमारे राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विंध्यन कगार की बात हो रही है, बेसाल्ट, क्वार्टर्ज, बालू का स्तूप और या ग्रेनाइट। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालू का स्तूप। सैंड स्टोन से दोस्तों निर्मित होते हैं विंध्यन कगार भूमिया। विंध्यन कगार भूमिया की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ध्यान रखना, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है विंध्यन कगार भूमिया। और इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में एक उच्च भूमिया और पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं डग गंगधर भूमिया। डग गंगधर भूमिया किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाला संत कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है ना, दादू दयाल का शिष्य था संत रजब जी, सुंदरदास जी, रामदास जी या दोस्तों माधोदास जी। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत रजब जी। वो दोस्तों जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, इस बात का आपको ध्यान रखना। बारात जा रही थी, रास्ते में दोस्तों संत दादू जी उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश सुनकर दोस्तों जीवन भर दूल्हे के वेश में दोस्तों क्या रहे थे, दोस्तों संत बन गए थे। इस बात का ध्यान रखना, और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। देखिए हम बात करें संत दादू दयाल जी की, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करना, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, संत दादू दयाल जी को कहते हैं। और दोस्तों इसके जो शिष्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनके शिष्य क्या कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं, 4 तो दोस्तों ये हैं, सुंदरदास जी, रामदास जी, रजबदास जी और माधोदास जी। 4 शिष्य तो ये हैं। इनके अलावा दोस्तों दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य और कौन कौन से हैं, गरीबदास जी, बकना जी, जगन्नाथ जी और मीसकिनदास जी। ये 4 शिष्य ये हैं। तो 8 नाम दोस्तों आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ की अगर दोस्तों बात करें तो राजस्थान में इसकी 6 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है दोस्तों, ध्यान करना। एक तो है खाकी, एक है दोस्तों खालसा, एक कौन सा है दोस्तों, एक है दोस्तों नागा शाखा का दोस्तों ध्यान रखना। ये सुंदरदास जी है ना, ये नागा शाखा की प्रवर्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके अलावा एक है दोस्तों विरक्त, निहंग और उत्तरादे। ये 6 शाखाएं दोस्तों राजस्थान में दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है,
पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी, सिख, जैन या दोस्तों रामसनी? इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन समाज से संबंधित है पर्युषण पर्व। और दोस्तों राजस्थान में जो जैन समाज से प्रसिद्ध एक स्थान और है लोद्रवा, जैसलमेर का जो लोद्रवा है ना, वो जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर राम सैनिक संप्रदाय की, तो राम सैनिक संप्रदाय का फूल डोल उत्सव दोस्तों प्रसिद्ध है। फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है राम सैनिक संप्रदाय का। जो दोस्तों राम सैनिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, यहाँ पर दोस्तों फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम राम सैनिक संप्रदाय की थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों इसकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं। कौन कौन से नोट करना? शाहपुरा भीलवाड़ा जहाँ की दोस्तों मुख्य पीठ है राम सैनिक संप्रदाय की, इसके प्रवर्तक है रामचरण जी। ठीक है। दूसरी पीठ है दोस्तों सिंगतल। सिंगतल दोस्तों जो कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर सिंगतल है ना, इसके प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी। तीसरी है रेण, जिसके प्रवर्तक है संत दरियाव जी। चौथी है दोस्तों खेड़ापा, ये जोधपुर में स्थित है। रामदास जी इसके प्रवर्तक है। रेण है नागौर में। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां तक दोस्तों मैं हो सकता है ना, जहां तक दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों यहां से आपकी एग्जाम में 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों हूबहू दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये आपका भाई का वादा है दोस्तों। 90+ स्कोर दोस्तों करवाने की जिम्मेदारी ली है ना। जिस प्रकार सी टीम दोस्तों हमने धमाल मचाई थी ना, उसी प्रकार देखना आपकी रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों धमाल मचाएंगे। आज तो दोस्तों ये जो मेरे साथ आप मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक डायमंड की तरह तो चमक कर दोस्तों आपके सामने आएगी। और दोस्तों आप बोलोगे कि सर वास्तव में आपका 24 कैरेट हमारे रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक कामगार दोस्तों एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक दोस्तों कौन था? महाराजा मान सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह या दोस्तों भगत सिंह? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय की बात हो रही है तो महाराजा तख्त सिंह, उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, तो आपको कहना है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह था, वो एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। बात करें महाराजा मान सिंह की, मान सिंह राठौर की बात करें, इसने दोस्तों जोधपुर में प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तख्त सिंह आ ही गया, 1857 के समय जोधपुर का शासक था। और सरदार सिंह की बात करें तो दोस्तों इसने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। सॉरी, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों भक्त सिंह की, भक्त सिंह की बात करें तो दोस्तों ये ध्यान रखना, भक्त सिंह कौन था भाई? भक्त सिंह था दोस्तों बूंदी का एक शासक का नाम था भक्त सिंह। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? गौरी, स्वांग, बोवाई या रम्मत? इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बोवाई नाट्य से संबंधित है शांता गांधी। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों गौरी लोक नाट्य की, तो गौरी लोक नाट्य की तो मैं कंप्लीट डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैं पोस्ट कर रखा हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों वहाँ पर मैं समझा रखा हूँ, तो एक बार जरूर जाकर दोस्तों वहाँ पर देखना। देखिए स्वांग की बात करें तो स्वांग से संबंधित दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति है जानकीलाल बांड। ये दोस्तों स्वांग से संबंधित है। और स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा नाहर, भीलवाड़ा का नाहर स्वांग प्रसिद्ध है। तो स्वांग के बारे में दोस्तों आप जाने गए होंगे। बात करें रम्मत की, रम्मत लोक नाट्य दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों तेज कवि जैसलमेरी। ध्यान रखना, तेज कवि जैसलमेरी का संबंध दोस्तों रम्मत लोक नाट्य से है, जिसने दोस्तों अपनी पुस्तक स्वतंत्र भाव में दोस्तों महात्मा गांधी को भेंट की थी। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोवाई नाट्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश से संबंधित है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि देखिए ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है, लेकिन जो बोलूंगा ना हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर नंबर बी होगा कि नहीं होगा? मैंने अभी बताया था कि चौहान वंश से संबंधित है बिजोलिया शिलालेख। और सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण है 1170 ईस्वी का। दोस्तों मैंने अभी ये बात रिपीट की थी, देख लीजिए इसी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो दोस्तों, अगर दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी दोस्तों आपके भाई के साथ दोस्तों जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा में 90+ स्कोर की गारंटी देता है दोस्तों आपका भाई दोस्तों। ठीक है ना, साथ ही ठोक के दोस्तों देता है। देखना वहां पर धमाल मचेगी दोस्तों रीट में। और दोस्तों आप बोलोगे कि आपके मॉडल पेपर है ना दोस्तों वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर, जालोर, जयपुर या दोस्तों अजमेर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सुंडा माता, जालोर। उदयपुर बी तो होगा ना, जालोर में तो होगा ना भाई। प्रथम राजस्थान का प्रथम रोपवे उदयपुर, कहाँ पर? उदयपुर का नाम आ रहा है बार बार में दोस्तों। ये सुंडा माता जालोर में स्थित है। उदय फिर से उदयपुर का नाम आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जालोर सुंदा माता में स्थित है राजस्थान का प्रथम रोपवे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या विजय सिंह पथिक ने। उपरमाल पंच बोर्ड की बात करें दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उपरमाल पंच बोर्ड। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों इसका गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहाँ पर किया था दोस्तों? 1917 में किया था, 1917 में। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना और देखना, बारिसाल गांव में दोस्तों इसका क्या किया था? गठन किया था उपरमाल पंच बोर्ड का। और दोस्तों इसका जो अध्यक्ष बनाया था ना, वो किसे बनाया था? मन्ना जी पटेल को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया था। ये कौन था दोस्तों? इसका अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों हम बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो इससे संबंधित दो चीजें आप ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक तो चौरी कर किसने लगाया था? तो राव किशन सिंह ने लगाया था। नोट कर लेना, राव किशन सिंह ने तो क्या लगाया था? चौरी कर। ठीक है ना, चौरी कर क्या होता था? तो अपनी पुत्री की जो शादी होती थी उसमें 5 रुपये टैक्स देना, ये चौरी कर कहलाता था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उत्तराधिकारी शुल्क या दोस्तों तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो भूप सिंह करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता था दोस्तों मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या दोस्तों पचपदरा में। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पचपदरा में स्थित है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का, नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपको करना है उदयपुर में। ठीक है ना, उदयपुर में करना है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्व, सुशीर या गण। दोस्तों ध्यान रखना, रमजोल है वो दोस्तों एक प्रकार का, किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र तो दोस्तों शायद रीट में है ही नहीं ना, तो ये उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर डी, गए एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है रमजोल। और रमजोल दोस्तों ध्यान रखना, ये एक प्रकार का आभूषण भी है, ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है रमजोल। इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है, रमजोल दोस्तों पैर में, इसके अलावा और क्या क्या पहने जाते हैं? तो नुपुर और नेवरी, आपको मैं बता देता हूँ। नुपुर और नेवरी दोस्तों, ये दोनों आभूषण कहाँ के आभूषण है? पैर के आभूषण है। अगर आपको नौगरी पूछ लेना, नौगरी कहाँ का आभूषण है? तो नौगरी हाथ का आभूषण है। इनमें दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति दी थी, मतलब राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ऐसा किसने सिफारिश की थी? राजबन्नार आयोग ने, पुंसी आयोग ने, शाह आयोग ने या इब्राहिम आयोग ने। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुंसी आयोग ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा गजब का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर क्या है? दोस्तों आप ही बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए, राजस्थान का ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। उत्तर से दक्षिण दोस्तों राजस्थान की कितनी लंबाई है? तो आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान लंबा कम है, 826 किलोमीटर ही लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ा राजस्थान ज़्यादा है ना, तो पूर्व से पश्चिम दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई कितनी है? तो 869 दोस्तों इसकी लंबाई होगी। और इन दोनों में दोस्तों अगर हम अंतर निकालें तो ध्यान रखना कितना किलोमीटर का आता है? 43 किलोमीटर का आता है। तो उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 किलोमीटर का दोस्तों क्या है, इनमें फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा, हाड़ौती, बोराट या दोस्तों उड़िया। उड़िया का पठार जो दोस्तों सिरोही में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम हाड़ौती की पठार की बात करें तो हाड़ौती की पठार को ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और ये डंग, गंगदर भूमिया, विंध्यन कगार, उच्च भूमिया, ये सब के सब दोस्तों हाड़ौती की पठार का ही हिस्से हैं दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। मेसा का पठार की बात करें तो दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का किला भी दोस्तों इसी पठार पर स्थित है, ठीक है ना। 720 मीटर दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई है। बोराट के पठार की बात करें तो बोराट का पठार ध्यान रखना दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर में क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार दोस्तों उदयपुर में स्थित है, जयसमंद झील के किनारे। इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमिलित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, ध्यान रखना। कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात हो रही है भाई, मैं पहले आपको बता देता हूँ। कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वहां से दोस्तों बीकानेर और श्रीगंगानगर 2 जिले दोस्तों क्या होते हैं, सुमिलित मतलब लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस बात का तो ध्यान रखना। गंदेली साहिबा जो परियोजना है इससे राजस्थान के 3 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना, तो गंदेली साहिबा से चूरू, हनुमानगढ़ और दोस्तों क्या, चूरू तो है ही, इसके अलावा दोस्तों हनुमानगढ़ और दोस्तों झुंझुनू, ये 3 जिले दोस्तों हैं एक गंदेली साहिबा परियोजना से दोस्तों क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। गजनेर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना की बात करें तो इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर और हमारे नागौर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर की बात करें तो दोस्तों इससे जैसलमेर नहीं होता, इससे होता है जोधपुर भाई, जोधपुर लाभान्वित होता है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दोस्तों आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल दोस्तों जानना है, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैं एक पोस्ट कर रखा हूं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। थोड़ी देर पहले दोस्तों पोस्ट की थी 10-15 दिन पहले, तो आप जाकर देख लेना, बैक में जाकर देख लेना, आपको दोस्तों पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं वहां पर आपको समझा रखा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल छोटी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव शत्रुसार ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या दोस्तों महाराव विष्णु सिंह ने। दोस्तों देखिए बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है ना, वो बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है, देवपुरा गांव में स्थित है। और इस छतरी का निर्माण ध्यान रखना महाराजा जो राव अनिरुद्ध सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 मंजिली भव्य छतरी है, दाबाई देवी की स्मृति में दोस्तों, दाबाई देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों मूसी महारानी की छतरी की, जो 80 खंभों की छतरी है, ये अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखना अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी महारानी, उसकी याद में दोस्तों अलवर के महाराजा विनय सिंह ने करवाया था 80 खंभों की छतरी का निर्माण मूसी महारानी का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। यहाँ पर ध्यान देना, भाषा पूछ रहा है, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नोट कर लेना। प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश या संस्कृत से, संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखित है। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसकी लिपि पूछे तो लिपि है इसकी दोस्तों ब्राही लिपि, ब्राही लिपि में दोस्तों ये क्या है, कन्वर्ट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा है दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख ही है वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडी शिलालेख, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्यू दोस्तों, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ओल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान देना, 1 मिनट ब्लर हो गया थोड़ा सा। पुत्र जन्मोत्सव गीत से पुत्री के विवाह का विदाई गीत है या ओल्यू की बात हो रही है, ठीक है ना। ये पुत्री के जो विवाह होता है दोस्तों उसका क्या है, विदाई का गीत है ओल्यू। होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है या दोस्तों बारात की आगमन का गीत है। उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि विवाह में जो जीवन दिया जाता है ना उसका दोस्तों संबंध किससे है, उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं बडार कहते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना, बडार, ठीक है ना। इसके अलावा जो बारात की आगवानी का गीत गाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है जला गीत के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, 1734 में, 1740 में, 1804 में या दोस्तों 1757 में। इस क्वेश्चन का दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा। हुरडा सम्मेलन की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। हुरडा सम्मेलन पहली बात तो कहाँ है, ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है हुरडा, वर्तमान में कहाँ है, ये भीलवाड़ा में स्थित है हुरडा भाई, ठीक है ना, भीलवाड़ा में। और दोस्तों कब आयोजित हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई
1734 को दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और किसने आयोजित करवाया था, तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये आयोजित करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने आयोजित करवाया था। और राजस्थान में मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसकी स्थापना वो की थी, अध्यक्षता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें भी दोस्तों आप नोट कर लेना। इसमें देखिए दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से शासक कहां से भाग लेते। जोधपुर से दोस्तों ध्यान रखना, अभय सिंह गया था हुरडा सम्मेलन में, अभय सिंह शासक गया था जोधपुर का, ठीक है ना। इसके अलावा जयपुर से सवाई जयसिंह द्वितीय था, मेवाड़ से महाराणा जगत सिंह द्वितीय था ही। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर से जोरावर सिंह था, कोटा से दुर्जन साल था, बूंदी से दलेल सिंह था, किशनगढ़ से दोस्तों राज सिंह था, करौली से गोपाल दास था, और नागौर से भक्त सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर ए भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल दोस्तों मैंने हुरडा सम्मेलन की आपको बता दी, जिंदगी में कभी दोस्तों हुरडा सम्मेलन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए सीताराम लालच का क्षेत्र रहा है, तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा एवं कोश से रचना से दोस्तों इसका संबंध रहा है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों चारचोमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। चारचोमा का झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक में। आपको मालूम होना चाहिए चारचोमा शिवालय वो दोस्तों कोटा में स्थित है। और कोटा में दोस्तों ध्यान रखना गेपरनाथ महादेव का मंदिर, विभीषण का मंदिर, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर और कंसुआ का शिव मंदिर, ये सब के सब दोस्तों कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, तो घुसमेश्वर महादेव सिवाड़ में स्थित है। सिवाड़ कहाँ है भाई, सवाई माधोपुर में राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। ध्यान रखना 12वां ज्योतिर्लिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना अगर आपको ऐसा पूछ ले कि बांडोली के शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो बांडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। राजस्थान की भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। मॉडल पेपर दोस्तों मैंने 28 में आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी भेड़ों की, ध्यान रखना। तो भारतीय मेरिनो दोस्तों चोकला को कहा जाता है। और जो पुंगल भेड़ है ना, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, इस बात को आपको ध्यान रखना। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मेरिनो हमारे चोकला को कहा जाता है। और दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो अभिकानगर टोंक में स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं बीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी, किसके द्वारा, शोभालाल गुप्त के द्वारा। तो ध्यान रखना सागवाड़ा में की गई थी। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप की बात हो रही है, तो दोस्तों देखते हैं बीकानेर, गंगानगर में, जोधपुर बाड़मेर में, जालोर, पालिया, जोधपुर, नागौर में। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रस्थ जो बालों के स्तूप है वो दोस्तों बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। देखिए ये तो हो गई अनुप्रस्थ बालों के स्तूप की बात। अगर बात करें दोस्तों अनुदेदरीय बालों का स्तूप की बात, तो दोस्तों अनुदेदरीय बालों के स्तूप क्या होते हैं, वे बालों का स्तूप जो पवनों के समानांतर बनते हैं, पवनों के समानांतर बनने वाले बालों के स्तूप को अनुदेदरीय बालों के स्तूप कहते हैं। और इसके उदाहरण दोस्तों सीप है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीप क्या है, अनुदेदरीय बालों का स्तूप का उदाहरण है सीप, ध्यान रखना। और रेखीय बालों का स्तूप भी दोस्तों अनुदेदरीय बालों का स्तूप का उदाहरण है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान में तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, तारा बालू का स्तूप, तो दोस्तों नोट करना पोखरण और सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बरखान बालू का स्तूप हमारे सीकर बाड़मेर जैसलमेर में पाया जाता है। जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, गतिशील बालू का स्तूप होता है बरखान बालू का स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट करना कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो 41.5% राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों पोखरण और फलोदी ये दो स्थान है दोस्तों जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है राजस्थान में, पोखरण और फलोदी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन कौन से है, तो पोखरण और फलोदी दोस्तों दो स्थान है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आते हैं, जो 41.5% है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंदोरा आभूषण की बात हो रही है कान, कमर, हाथ या दोस्तों ललाट में। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कमर पर पहना जाता है कंदोरा आभूषण, ध्यान रखना। कंदोरा आभूषण कहाँ का है, कमर का। अगर हम कान के आभूषणों की बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं आभूषणों की बात करेंगे। तो नोट करना ए रंग पत्तो, कान के आभूषण कौन कौन से हैं, ए रंग पत्तो ये कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों अंगोटा ये भी कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों छेलकड़ी, सुरालिया, पीपल पन्ना ये नोट करना, पीपल पन्ना ये सब के सब दोस्तों क्या है, कान के आभूषण है। छेलकड़ी भी कान का आभूषण है, ठीक है भाई। ये सब के सब क्या है, कान के आभूषण। इसके अलावा दोस्तों
ध्यान रखना, अगर हम हाथ के आभूषणों की बात करें तो हाथ में क्या क्या पहने जाते हैं भाई, नोगरी। नोगरी का आभूषण है, हाथ का नोगरी। और मोकड़ी, मोकड़ी भी दोस्तों हाथ में पहने जाने वाली चूड़ियां है दोस्तों। मोकड़ी जो लाख की बनी होती है, एक क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मोकड़ी क्या है, लाख से बनी चूड़ियां होती है मोकड़ी, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, बल्ला, गजरा, नरमुख और चांट, ये दोस्तों हाथ के आभूषण है, ठीक है ना। और दोस्तों हाथ की अंगुलियों में एक आभूषण पहना जाता है, गजब का है, हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है दामना आभूषण। दामना हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगर आपको पूछ ले कि दामनी क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या है, तो मारवाड़ में एक प्रकार की ओढ़नी का नाम है दामनी। इसमें दामना और दामनी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की। तो ध्यान रखना, सिर पर सिर पर सांकली, रतन पेच, मेमंद और गोफन, ये सिर के आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों गले के आभूषण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गले के आभूषण भी आप नोट कर लीजिएगा। गले के आभूषण क्या क्या होते हैं दोस्तों, पोत होता है, चंपाकली ये भी दोस्तों गले का आभूषण है। इसके अलावा ध्यान रखना, मांदलिया, तिमणिया, निगोदर, ये सब के सब दोस्तों गले के आभूषण है, ठीक है भाई। तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कोटा के किस शासक के काल को दोस्तों कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि महाराज उमेश सिंह था। इसे दोस्तों कोटा शैली का क्या माना जाता है, गोल्डन काल दोस्तों, स्वर्ण काल माना जाता है इसके शासन को। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब जब कोटा शैली की बात होगी ना, तब तब दोस्तों शिकार के दृश्यों की बात होगी, और तब तब जब जब पशु पक्षियों की शैली की बात होगी, तब तब बूंदी शैली की बात होगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, महाराणा सांगा ने किस वर्ष युद्ध में बाबर की सेना को हरवाया था। देखिए, महाराणा सांगा से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंप्लीट डिटेल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैं अपलोड कर रखा हूँ। थोड़े दिन पहले अपलोड किया था। जितने भी युद्ध दोस्तों इसका कालानुक्रम हुआ था, वो सबके सब अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हुआ था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। खातौली दोस्तों कोटा में स्थित है, जो 1517 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा की जीत हुई थी, ठीक है भाई, इसमें भी जीत हुई थी। दूसरा हुआ था दोस्तों गागरोन का युद्ध। गागरोन का दोस्तों युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों ये कब हुआ था, 1519 को हुआ था। और गागरोन का युद्ध दोस्तों राणा सांगा और दोस्तों किसके मध्य हुआ था, महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें भी दोस्तों राणा सांगा की ही जीत हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों बयाना का युद्ध। ये वाला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना, राणा सांगा की जीत हुई थी और बाबर को दोस्तों हराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर की सेना को हराया था महाराणा सांगा ने, वेरी इंपॉर्टेंट। और खानवा के युद्ध में तो दोस्तों खुद स्वयं दोस्तों राणा सांगा बाबर से हार गया था। इस खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अक्सर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो। राणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में लड़े जाने जो सैनिक लड़े थे, जो व्यक्ति राजा लड़े थे, वो कौन कौन से थे दोस्तों, ध्यान रखना। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध कौन कौन लड़े थे, तो नोट करना, महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, गोकुलदास परमार और ईडर का बारमल था, वीरमदेव का मेड़तिया था, जोधपुर से राव मालदेव आया था, चंदेरी का मेदिनी राय था, जयपुर से पृथ्वीराज कछवा आया था, बीकानेर से राव कल्याणमल आया था और देवलिया का रावत बाघ सिंह था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और इसी खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा दोस्तों घायल हो गया था, तो उसका मुकुट किसने धारण किया था, तो जाला अज्जा ने किया था। जाला अज्जा ने दोस्तों इसका मुकुट धारण किया था, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उर्वरक है ना। उर्वरक खनिज की बात हो रही है, कौन से है, जिप्सम भी दोस्तों उर्वरक खनिज है, जो सर्वाधिक जामसर बीकानेर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट की बात करें, जामर कोटला उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी एक खनिज है। और पाइराइट की बात करें तो सलादीपुरा सीकर में पाइराइट पाया जाता है, ये भी दोस्तों उर्वरक खनिज है। उपरोक्त सभी उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पारदर्शिता लाना, बिल्कुल सही है। शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, ये भी बिल्कुल सही, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे दोस्तों शायद ये क्वेश्चन आपकी रीट मुख्य परीक्षा में है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, फिर भी क्वेश्चन है। तो राजस्थान को देखिए, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा दोस्तों प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.50 MAF। रट लेना भाई, ये नर्मदा नदी है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी ध्यान रखना। राजस्थान में अगर नर्मदा नदी की लंबाई पूछे तो 74 किलोमीटर। एक क्वेश्चन लेबर स्टैंड में पूछा गया था, राजस्थान में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर।
सेम टू सेम दोस्तों, डिटो डिटो 11 स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के से 2 जिले दोस्तों लाभान्वित होते हैं नर्मदा नहर परियोजना की। कौन कौन से? जालोर और बाड़मेर। जालोर और दोस्तों बाड़मेर, ये 2 जिले दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। और नर्मदा नहर परियोजना ध्यान रखना, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये प्रथम परियोजना है जिसमें फुहारा पद्धति को अपनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबकी सब बातें दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, रूपाजी और कृपाजी दाखड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? मतलब किस किसान आंदोलन में दोस्तों शहीद हुए थे? बिजोलिया, बेंगू, बरड़िया दोस्तों बीकानेर। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे 1921 में। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन किया गया था। उसमें दोस्तों हमारे रूपाजी और कृपाजी दाखड़ जाति के 2 किसान शहीद हो गए थे और इनकी जांच के लिए दोस्तों एक इस किसान आंदोलन में दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया था जिसे कहते हैं टरेंस कमीशन का गठन बेंगू किसान आंदोलन में किया गया था। और इस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? जीएन शर्मा, वीके वशिष्ठ, रीमा हुजा या दोस्तों पेमाराम। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीके वशिष्ठ है जो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं, वीके वशिष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ध्यान रखना। पहली तो ये हो गई। दूसरी बात है कि किसने अंग्रेजों को दोस्तों मूलकरा मीठा ठग कहा था? तो ध्यान रखना, शंकरदास सामून ने कहा था अपनी पुस्तक देश दर्पण में। देश दर्पण में शंकरदास सामून ने दोस्तों अंग्रेजों को क्या कहा था? मूलकरा मीठा ठग कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये दोस्तों भगत आंदोलन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भगत आंदोलन किसने चलवाया था? तो गोविंद गिरी ने चलवाया था। वही गोविंद गिरी जिसने दोस्तों 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। भगत आंदोलन के प्रणेता है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती से आप वीके वशिष्ठ मत कर देना। कहीं ऑप्शन में गोविंद गिरी भी आ जाए और वीके वशिष्ठ भी आ जाए तो आप वीके वशिष्ठ कर देना। ये तो दोस्तों एक किताब के लेखक है, ध्यान रखना, वीके वशिष्ठ। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों केवल आपको Q50 जीके प्रोवाइड करता है दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों मेरे से हो सकता है वहाँ तक दोस्तों मैं आपके साथ दोस्तों बिल्कुल 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों देने की दोस्तों कोशिश करता हूँ। देखिए मोबाइल की स्क्रीन है, छोटी है, तो जितना हो सकता है दोस्तों लिख नहीं पाता, लेकिन मैं हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों आपको पूरे बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझा देता हूँ हर चीज़। ध्यान रखना, कम्युनिटी बॉक्स की हर पोस्ट दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों एक रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपका भाई आपसे यही तो मांगता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना भाई, शायद ही कोई आपको दोस्तों यूट्यूब पर पढ़ाता होगा। पेड कोर्स में भी दोस्तों लोग ऐसा कंटेंट उपलब्ध नहीं कराते, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों आपका भाई आपके साथ जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू भाई।